दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, दोनों राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां पर अब इस त्योहार पर्व के बीतने के बाद घमासान चल रहा है, बिल्कुल घमासान। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, आई मीन, एक तरफ इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्टीज हैं, और दूसरी तरफ जो एनडीए है, जो अलग नाम से महाराष्ट्र में महायुति वहां कहते हैं, झारखंड में एनडीए कहते हैं। ये जम करके अब लड़ाई एकदम घमासान हो गई है। प्रधानमंत्री तो झारखंड पर बहुत जोर दे रहे हैं, महाराष्ट्र पर भी जोर उनका है, नो, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन झारखंड पर पता नहीं क्यों इस बार प्रधानमंत्री का बहुत जोर है। इस तरह जोर तो हरियाणा पर भी नहीं था, जहां चुनाव आसानी से जीत गए, जबकि लग रहा था कि चुनाव बहुत कठिन उन लोगों के लिए है, बीजेपी के लिए है। आज भी प्रधानमंत्री, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोकारो में सभा कर रहे थे। और दोस्तों, अमित शाह जी, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे कर रहे हैं। कोई बड़ा छोटा नेता, जितने बीजेपी के दिल्ली से लेकर के और हर जगह के, इस समय झारखंड में घूम रहे हैं। झारखंड जो खबरों के लिए तो चर्चा में रहता ही है, लेकिन खदानों के लिए भी चर्चा में रहता है। तो खनन भी बहुत बड़ा एक वहाँ का एक एक विशेषज्ञ है, विशेषता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है कि कैसे इस बार कम से कम झारखंड में अपनी सरकार बनाना है। हेमंत सोरेन की भी इच्छा है कि सरकार हर हालत में उनकी बने। इंडिया ब्लॉक के भी लोग चाहते हैं कि उनके पास सत्ता रहे, और बीजेपी चाहती है कि सत्ता हर हालत में हमें छीन लेनी है इस बार। तो हम इसके लिए क्या क्या हो रहा है चुनाव मैदान में, हम इस पर नजर रखे हुए आप भी दोस्तों देख रहे होंगे। लेकिन हमारे साथ झारखंड से दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज विज्ञानी हैं, जो निश्चित रूप से हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, सुनेंगे कि झारखंड की जो पॉलिटिकल बैटल है, इलेक्टोरल बैटल है, उसकी क्या रंगत है, क्या हो रहा है, क्या क्या खास है जो बताने लायक है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पाल, झारखंड के और रांची से, और हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं अनिमेश बिशोय। बिशोय टेलीग्राफ अखबार के प्रतिनिधि हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, मैं सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहता हूं कि मैं झारखंड के अखबारों को, झारखंड के समाचारों से जुड़ी वेबसाइट्स को जब भी देख रहा हूं, तो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके जो पार्टनर्स हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, वो जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त, ऐसा लगता है, जिसको कि आमतौर पे मीडिया में कहा जाता है नफरत की राजनीति, उसको जैसा लगता है कि बिल्कुल क्लाइमेक्स पर ले जा रहे हैं, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और नेताओं का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनका नाम मैं जानबूझकर ले रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, अभी मैंने देखा वो कह रहे हैं कि आलमगीर आलम और इरफान, इनको हटाओ, जैसे हमने अयोध्या से बाबर को हटाया। अब ये जो उनका वाक्य है, या तो मैं समझता हूं कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है वहां। तो ये जो पॉलिटिक्स है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं, और झारखंड के लोगों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया, क्या उनका रिस्पांस दिखाई दे रहा है? धन्यवाद सर, आपके चैनल हमें बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं कुल जब इन चीज़ों को पिछले कई महीने से फॉलो कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट हेमंता बिस्वा शर्मा तो आज की तारीख में असम के मुख्यमंत्री कम हैं, वो झारखंड के ही लग रहा है कि वुड बी मुख्यमंत्री होंगे, जिस ढंग से वो पूरा कैंपेन कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है सर कि झारखंड के पीच या झारखंड के मिजाज को बीजेपी के लोगों ने समझा नहीं है। और ये जैसे आपको लगता है कि पूरे देश में फ्लैट पिच है और झारखंड भी फ्लैट होगा, ये उनकी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी है और रणनीतिक भूल है। वाकई अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि 5 साल हेमंत सोरेन सरकार ने जो है, अगर ये थोड़ा लॉलीपॉप स्कीम को छोड़ दें, तो वाकई ग्राउंड के स्तर पर हेमंत सोरेन ने कोई भी काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये नफरत की राजनीति की जो परंपरा बनी हुई है बीजेपी की, और जिस पर उनको कई राज्यों में सफलता भी मिलते रही है, तो लगता है कि ये हर जगह क्लिक कर जाएगा।
लेकिन झारखंड का मिजाज कुछ ऐसा है कि यहाँ ये क्लिक नहीं होगा। अगर ये मुद्दों की राजनीति करते, हेमंत सोरेन की विफलताओं की बात करते, या जिस ढंग से करप्शन है, खासकर 19 से 24 के बीच का करप्शन का लेवल देखेंगे तो वो रंगदारी के स्तर पर आ गए। अगर इसको वो पैकेजिंग करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा सफलता मिलती। लेकिन जो भी इनके रणनीतिकार हैं उनको शायद ये इजी लगा होगा कि हम नफरत की राजनीति करें और इस पर इनको वोट मिलेगा। लेकिन जो जमीनी हालात है, उस जमीनी हालात का सच ये है कि न तो कोल्हान में, न संताल में, न ही झारखंड के दूसरे इलाके में, क्योंकि झारखंड में कम से कम 8-10 सालों में इवन अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भी एक मैच्योरिटी डेवलप हुई। और इसलिए ओवैसी साहब के प्रतिनिधि होने के बाद भी कोई तवज्जो उस समाज की ओर से ओवैसी के प्रतिनिधि को नहीं मिल रहा। और ये जो यहाँ के लोग हैं, खासकर जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो वर्षों से यहाँ हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा वोट की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। और इसलिए हेमंत सोरेन की कमियों के बाद भी वो बीजेपी के साथ नहीं जा पा रहे। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या हेमंत सोरेन के पूरे शासनकाल में जो कमियां रही उसको वो इनकार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन उनको लगता है कि फौरी जरूरत हमारी ये है कि ये नफरती ताकत को हम बाहर करें, और इसलिए हर जगह देखेंगे तो मूलवासी आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। और इसमें एक बड़ी भूमिका जिसकी चर्चा कम हो पाती है, जो है जयराम महतो की जो पार्टी है, वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है कि जो मूलवासी आदिवासी और अल्पसंख्यक, जो पूरा का पूरा पैकेजिंग उनका है, माझी मियां महतो, ये जो उनकी पैकेजिंग है, और एक अलग कोलिशन बना रहे हैं जिससे कम से कम बीजेपी के लिए स्पेस कम निकलता है। ओके जी। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं अनिमेश जी के यहाँ जाऊंगा कि आपने कहा कि नफरत की राजनीति या कम्युनलिज्म का जो पहलू है वो जी। झारखंड के लोगों को बहुत प्रिय नहीं है या झारखंड जी। में बहुत क्लिक करने वाला नहीं है। जी। लेकिन हमने देखा है कि जब झारखंड बिहार का हिस्सा था और जब बिल्कुल। झारखंड फिर नया राज्य बन गया, तब भी हजारीबाग से लेकर रांची तक के इलाकों में बिल्कुल। महावीरी झंडे के नाम पर जुलूस जब निकलते थे तो कम्युनल राइट होते थे और बिल्कुल। उसका फायदा एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। ने जबरदस्त उठाया और फिर बिल्कुल। उस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बहुत सारे लोग एमएलए बने। जहां कुछ एक लोग आते थे वहां बाद के दिनों में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस तरह के प्रयोगों का को एक नए मॉडल में पेश करके या एक नए अवतार में पेश करके और बीजेपी चाहती है कुछ करना? बिल्कुल सर, आप देखें, अभी मैं देख रहा था कि रांची में जगह जगह पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हैं। बटेंगे, कटेंगे, बटेंगे, बटेंगे तो ये कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये जगह जगह स्लोगन्स लग रहे हैं, है ना? अच्छा, तो वहां भी ये, लग गए। हाँ, वहां भी लगे हुए हैं, और उसमें योगी साहब का आदित्यनाथ योगी का जो है तस्वीरें लगी हुई है, और जबरदस्त ढंग से स्लोगन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि सर कि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि काठ की हांडी को आप कितने दिन चलाएंगे। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि यार ये हर चुनाव के पहले इस ढंग से पूरा का पूरा माहौल बनता है और बाकी तमाम मुद्दे बाहर आ जाते हैं। दूसरा, इससे पहले की स्थिति में आप देखेंगे कि इतने दमदार ढंग से, जिसको हम लोग कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो बिल्कुल हेमंत सोरेन की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस जिस जोश खरोश के साथ और जितना एग्रेसिव ढंग से चुनाव लड़ी है, इससे पहले कोई चुनाव इतना एग्रेसिव ढंग से बीजेपी के अगेंस्ट में कम से कम जी, झारखंड में लड़ने को नहीं राइट, मिला। जी। राइट, राइट, जी। ओके। अनिमेश जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए कि जो बात कह रहे हैं सुधीर जी कि ये जो जो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कहते हैं। तो क्या
सुधीर जी का मानना है कि ये क्लिक नहीं करेगा, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, जो पहले जिसका फायदा उठाते रहे। अब जैसे बटेंगे तो कटेंगे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया, इस नारे की पूरे देश में आलोचना हो रही है। और केवल बीजेपी आरएसएस को छोड़कर कोई पॉलिटिकल स्ट्रीम नहीं है, यहां तक कि जो एनडीए के बहुत सारे घटक हैं वो भी इसको नापसंद कर रहे हैं। अजित पवार ने महाराष्ट्र में साफ शब्दों में कह दिया कि ये नारा हमारे यहां नहीं चलेगा। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह के नारे, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का आलमगीर इरफान को बाहर करो जैसे हमने अयोध्या से बाबर को बाहर किया, ये कंपेयर करना पॉलिटिकल नेताओं को बाबर और हुमायूं और अकबर के जमाने के लोगों से, ये जो चीज है, क्या वाकई इसका कोई असर नहीं है? सबसे पहले सुधीर जी ने देखी कि इसका उतना ग्राउंड रियल में उतना असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें मैं फिर से मानता हूं कि जो भाजपा है वो उनका कैडर स्ट्रांग रहता है और उनका ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वे पीरियडिकली होती रहती है। तो ये हमने देखा लोकसभा में भी, लोकसभा में प्रधानमंत्री अमित शाह और जो सीनियर योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, उन्होंने भी बांग्लादेशी घुसपैठिया के बारे में नैरेटिव किया था। हालांकि एसटी सीट्स में, जो 5 एसटी सीट है लोकसभा की, उसमें उनका कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन संथाल परगना डेमोग्राफी और ये बांग्लादेश घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर्स का ये नैरेटिव उस समय भी चला था। तो जो सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि शायद इस बार वो लोग को थोड़ा सा अंडर प्ले करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं। जिस सीट में खूंटी और लोहरदगा में, जिसमें कि हमें लगता था कि जीत जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो लगा कि शायद बीजेपी इसको रोकेगी, कुछ नया, जैसे सुधीर जी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर राजनीति करेगी। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में उसको और जोर शोर से उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं या फिर उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये मैसेज, उनका जो राइट विंग जो ग्रुप्स हैं जो काफी एक्टिव हैं, बहुत सारे एनजीओ भी हैं बहुत बड़े, एक बिशनपुर में बहुत बड़े एनजीओ हैं, बिशनपुर गुमला में बहुत बड़े एनजीओ, नेशनल लेवल के एनजीओ उनका चलता है, मैं नाम का, उनका काफी कैडर है। तो कहीं ना कहीं से उनका सर्वे में ये हुआ है कि ये चीज को हमें प्ले करना है, इसका है, लोगों में फीलिंग है। इस नैरेटिव से बांग्लादेशी घुसपैठिया और आपने जो कहा पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन होगा, और जो इनका कहा ना मियाँ और आदिवासी का जो वोट बैंक है, जेएमएम का कहिए या कांग्रेस का कहिए, उसमें ये लोग स्प्लिट करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में हमें देखना होगा, छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन और ट्राइबल को इन्होंने डिरिजर्वेशन को होता है, ट्राइबल एंड क्रिश्चियन को स्प्लिट करके अपना उड़ीसा केवंझर में वैसे किया। तो शायद उनको लगता है कि संथाल परगना और ट्राइबल एरिया में मुस्लिम एंड ट्राइबल जो सॉलिडली वोट करते हैं जेएमएम को या कांग्रेस को, उसको ये लोग तोड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको ये फीडबैक गया है, तभी ये लोग इतने जोर शोर से, डिस्पाइट लोकसभा में जो ड्रबिंग कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, लोकसभा में ड्रबिंग मिलने के बावजूद भी इसको ये लोग इन्फोर्स, तो कहीं ना कहीं से इनको ये चीज का फीडबैक मिला है कि ग्राउंड लेवल में अगर इसको हम लोग खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा चांसेस है। ये मेरे को लगता है, क्योंकि बीजेपी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। जी, लेकिन ये उनका असेसमेंट है या उनका अपना आकलन है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो आप लगातार जमीन पर हैं, लगातार आप घूम रहे हैं, जैसा आपसे मेरी बात हो रही थी फोन पर, तो आपने बताया कि आप काफी घूम रहे हैं और तमाम इलाकों में जा रहे हैं। तो संथाल परगना में जो संथाल एरिया है, वहां पर जो वहां की डेमोग्राफी है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो उनका बीजेपी या आरएसएस के लोगों का जो आकलन है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्लिक करेगी, क्या आपको क्लिक करती हुई नजर आ रही है? सुधीर जी, लगता है अनिमेश जी से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि कनेक्शन कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग। मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अनिमेश जी कह रहे थे कि इतना जोर जो आरएसएस बीजेपी के लोग लगा रहे हैं पोलराइजेशन वाले इश्यूज में, लोगों को बांटने वाले इश्यूज में, तो कोई ना कोई बात होगी उनके आकलन में, उनके सर्वे में कोई फाइंडिंग्स उनकी होंगी जिसके आधार पर वो ये काम कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे,
और दूसरी तरफ वो स्वयं बांट रहे हैं लोगों को। तो जी आपका असेसमेंट क्या है? आप एक एक जर्नलिस्ट के नाते, समाज विज्ञानी के नाते, आप कैसे इस बात को देखते हैं कि इसका कितना असर जमीनी स्तर पर कितना होगा, जो असेसमेंट उनका है? जी, इसको दो तरीके से मैं देख रहा हूँ सर। जिस समय हम लोग लाइव अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का रोड शो हमारे रांची में जी। शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में, और इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने गुमला में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां 3 विधानसभा सीटें हैं, और वो तीनों विधानसभा सीटों पर 2019 में जेएमएम जीत हासिल की थी। और ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे ये कहा जाता है कि साउथ छोटा नागपुर में बीजेपी 2019 से पहले तक मजबूत रही है। 2019 में पहली बार एंट्री जो है जेएमएम की साउथ छोटा नागपुर में हो रही है। और जिस इलाके में प्रधानमंत्री जी की आज रोड शो हो रही है, वो इलाका खाटी बीजेपी का दुरुस्त, जिसको कहा जाए कि परंपरागत वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक वाला इलाका, जिसको हम रातू रोड के नाम से या सुखदेव नगर रातू रोड, ये, और उसके बारे कहा जाता है कि वहां 100% जिसको कहा जाए कट्टर समर्थक, चाहे कोई भी कैंडिडेट रहे, उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ कमल फूल से वहां के लोगों को, और ये पूरी तरह हिंदू पॉपुलेशन वाला इलाका है। तो ये रोड शो उस इलाके में प्रधानमंत्री जी को करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि पिछले 2 चुनाव में जेएमएम ने, जिसके बारे कहा जाता है कि वो गांव की पार्टी है, रांची जैसी राजधानी में जो अर्बन एरिया है, जेएमएम ने वहां दस्तक दी, और 2 चुनाव में महबूबा मांझी जी ने बहुत कम मार्जिन से, बल्कि पिछले चुनाव का मार्जिन देखें तो वो 6000 से भी कम का मार्जिन था। तो ये डर, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत तरीके से थोड़ा सा भी रातू रोड का इलाका या चुटिया जो हार्डकोर बीजेपी का इलाका, इन दोनों में थोड़ी भी जेएमएम ने सेंधमारी कर दी तो फिर इनके लिए सीट निकाल पाना मुश्किल होगा। दूसरा मैं एक बात लेकिन और मैं आपसे इस बीच में पूछ लूं कि जो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो अधिकारी हैं, उनके खास कर उनके स्टाफ, उनके यहाँ लगातार छापेमारी कल हुई, कल या परसों जो खबर आ रही थी, तो और 9 अड्डों पर, 9 जगहों पर छापेमारी की खबर हम लोगों ने वेबसाइट पर देखी, टेलीविजन पर भी खबर आई। तो इसका कितना असर पड़ रहा है? क्या ये जो एक भय की स्थिति है, क्योंकि ईडी के छापे पड़े हैं, पहले सीबीआई के भी पड़े हैं, अब आईटी के भी पड़े हैं, तो इसका इस चुनाव में कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल सर, इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहे ऑन कैमरा या ऑन पब्लिक जो भी बोले, लेकिन इनको भीतर कहीं ना कहीं जिन चीजों का आभास हम लोगों को है या दूसरे लोगों को भी ग्राउंड में है, उन चीजों का आभास इनको भी है कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। और ये पूरा एक ढंग से कहा जाए कि हताशा में उठाया गया कदम, जिसको कहा जाए कि जब आपके पास डिस्परेटली कोई भी विकल्प नहीं होता है तो आप तमाम विकल्पों में से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इसको इसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसका अंततः इंडिया अलायंस को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी हो रही है, लोगों की सिंपैथी हो रही है कि यार तुम चुनाव लड़ रहे हो तो लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो। और लगातार पिछले 15 दिनों में आप देखें तो 24 जगहों पर छापेमारी हुई है, खासकर जो हेमंत सोरेन से जुड़े लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब क्लीन होंगे, लेकिन कई बार होता है कि आपकी टाइमिंग गलत हो जाती है, और जब टाइमिंग गलत होती है तो गलत काम भी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये गलत नहीं था, बल्कि ये एक्शन गलत। तो ये स्थिति यही हो गई है कि शायद वो गलत रहे भी होंगे, लेकिन टाइमिंग इतना गलत हो गया कि उनकी गलती पर पर्दा लग गया, और लोगों की सिंपैथी इंडिया अलायंस के प्रति हो गई कि पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा, दूसरा चंपई सोरेन को तोड़ के अपने में लेते आया, सीता सोरेन को अपनी तरफ कर लिया, उसके बाद प्रस्तावक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो ये तमाम तरह की चीजें, और उसके बाद रेड हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को समझ में आता है, खासकर ग्रामीण मतदाताओं को। और जो मैंने पहले कहा कि ये पहला चुनाव होगा जब एग्रेसिवली हेमंत सोरेन ने इन तमाम मसलों को लेकर जबरदस्त ढंग से कैंपेन छेड़ा है, जिसका लाभ उनको मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी सवाल अनिमेश जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी 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 हाँ, बिल्कुल आखिरी सवाल, चूंकि इस बीच में आपसे हमारा संपर्क टूट गया था, कि कोल्हान का जो इलाका है, जिसके बारे में माना जाता है कि
टाइगर यानी चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की वजह से जेएमएम को काफी धक्का लग सकता है, ऐसा आकलन आ रहा था। और जबकि एक जमाने में जेएमएम वहां सबसे स्ट्रांग रही है। तो 14 या 15 सीटें उस इलाके की हैं, 3 जिलों में। आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस इलाके को आपने ट्रेवल किया है, काफी देखा है, आपके हिसाब से वहां के हालात क्या हैं? जी उमेश जी, कोल्हान में जो मैं कल ही सरायकेला गया था, सरायकेला जो कि चंपई सोरेन का होम कंस्टिट्यूएंसी, तो मुझे जैसा लग रहा है कि वहां पर जो ट्राइबल हैं, ये धारणा थी कि जो गणेश माली है, जो कि वहां पर एक्सचेंज हुआ है फेस का। गणेश माली हमेशा बीजेपी से लड़ते थे, चंपई सोरेन जेएमएम से लड़ते थे। अभी गणेश माली जेएमएम आ गए हैं, कुछ दिनों पहले ज्वाइन किए हैं, और चंपई सोरेन जेएमएम के बहुत ही पुराने 5 टर्म एमएलए रहे। लेकिन वहां के जो सांथाली लोग से मैं बात किया, वो लोग सिंपैथेटिक हैं चंपाईदा के ऊपर, चंपाईदा बहुत मदद करते हैं, लेकिन हम तो, हमारी आइडेंटिटी जो है तीर धनुष, जो उनके गांव के जो हैं, जो राज या गम्हरिया में, जो कि उनका पॉकेट है चंपई सोरेन का, तो ये एक फीलिंग आ गई है कि बीजेपी अगर आएगी तो यहाँ का इंडस्ट्री को बंद कर देगी, या ये इंडस्ट्री को दूसरों को दे देगी, और हमको पलायन वहाँ का बहुत बड़ा समस्या है सरायकेला का। वहां पर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि नोएडा के बाद हमको लगता है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पूरे ईस्टर्न इंडिया का, तो फैला है, इंडिया का हमको लगता है सेकंड होगा शायद। इतने बावजूद होने के बावजूद भी वहां के लोग पलायन पर मजबूर है, क्योंकि जॉबलेस नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं। तो उनका ये फीलिंग है कि अगर बीजेपी आ गया, क्योंकि हमने देखा है पिछले 20 सालों में रघुवर जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, बाबूलाल मरांडी जी भी थे, तो इनका कहना है कि भाई बीजेपी से हम लोग को नहीं है, ये हमारा सहानुभूति चंपई सोरेन का प्रति है, जो भी हुआ उनके साथ, जो नहीं हुआ, लेकिन हम तो तीर धनुष को देंगे। लेकिन इस बार बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, जो आदित्यपुर कमरी एरिया में जो नॉन ट्राइबल हैं, वो कोर वोटर्स होते हैं बीजेपी के, उसमें से झारखंड क्रांतिकारी लोक क्रांतिकारी मोर्चा जेकेएलएम जो है, उनके कैंडिडेट खड़ा हुआ है। एंड सुधीर जी ने कहा था कि वो ना तो हिंदू मुस्लिम का बात कर रहा है, ना ही घुसपैठिया का बात कर रहा है, वो सिर्फ जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, एग्जाम, लोकल 1932 खतियान, हमारा हक, हमें कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य मिलेगा, इस सब विषय को लेकर बात कर रहा है। तो मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि देखा जाए तो बीजेपी के लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि जिला परिषद का जो इलेक्शन होता है, पंचायत के चुनाव होती है, बीजेपी के लोग वहां जीतते हैं। लेकिन वहां के लोग, जो यूथ हैं 20, 30, 35, वहां के जो यूथ है, वो बोले कि यार ये तो कैंडिडेट अच्छा बात कर रहा है जेकेएलएम का, जीते नहीं जीते अलग बात है, कम से कम बात तो अच्छा कर रहा है, स्वास्थ्य के बारे में बोल रहा, बताइए यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज, मैंने पर्टिनेंट इश्यूज जो है उस पर वो लोग बोले कि कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ का सदर हॉस्पिटल बेकार है, ये सब तो कोई बोले नहीं रहा है। तो ये पार्टी अच्छा। सो ये स्प्लिट हो रहा है बीजेपी का वोटर, बीजेपी के जो कैडर वोटर होती है, जिन्हें जैसे सुधीर की छोटा नागपुर में, वो कुछ भी नहीं जी। तो क्या ये पार्टी बीजेपी का ही वोट काट रही है आपके हिसाब से, जेएमएम के बजाय? सुधीर जी एक लाइन में कृपया बताएं, क्योंकि समय खत्म हो गया है। ये क्या ये पार्टी क्या जेएमएम के बजाय बीजेपी का वोट काट रही है? ये अगर देखेंगे तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को होना है, इसलिए कि इनका जो वोट बेस है, ये बेसिकली 15-20% जो कुर्मी वोटर है, और खासकर यूथ और महिला, तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को होना है। तो दोस्तों, आपने हमारे दोनों जो झारखंड से जुड़े लोग हैं, जो पत्रकार हैं, समाज विज्ञानी हैं, आपने इनकी बातें सुनी। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जोश खरोश से लगी हुई है, और भय से लेकर के, और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति जिस तरह इस समय झारखंड के चुनावी परिदृश्य पर बिल्कुल जबरदस्त ढंग से उनकी बौछार हो रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन उतनी सक्रियता के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है झारखंड के इस पॉलिटिकल बैटल में, इलेक्टोरल बैटल में। तब तक हमें विदा दीजिए। और दोस्तों, लेकिन हम आपसे समय समय पर झारखंड के बारे में
बातचीत अपने दोस्तों के साथ, अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों के साथ करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।